हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं AK सिंह, अनिल कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू में हिस्ट्री से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका क्या जवाब होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ले करके उसके एक एक जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, जिससे आप वहाँ पर यानी इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष बड़े ही बेहतर तरीके से किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम हो सके। क्योंकि ऑप्शनल हिस्ट्री जिन भी स्टूडेंट का होगा, साथ ही साथ जीएस में भी हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। पीटी के सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे तो एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न बड़ा बेहतर तरीके से पूछा जाता है। साथ ही साथ जब जीएस में मेंस में जाएंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शनल हिस्ट्री के सारे सिलेबस जीएस में भी कवर होते हैं। इसी वजह से कहीं से भी बोर्ड आपके समक्ष क्वेश्चन पूछ सकता है। और वर्तमान में भी आईआर के संबंध में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जिसका संबंध हिस्ट्री से है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरीके से है, कब यूएसएसआर का विभाजन हुआ और क्या कारण है कि आज रूस यूक्रेन के बीच युद्ध है। तो इसके एक एक पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। आज इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, साथ ही साथ इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है और इस तरीके की घटनाएं हमेशा होते रहती है। आईआर के संबंध में भी टैरिफ वार चल रहा है। इन सभी चीज़ों को इतिहास से जोड़ करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी इंटरनेशनल रिलेशन कुछ नेशनल रिलेशन की घटनाओं से संबंधित जोड़ करके इतिहास को भी देखा जा सकता है और बोर्ड आपके समक्ष किसी तरीके से क्वेश्चन एराइज कर सकता है। इसी वजह से हम लोग एक एक करके एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से एक एक क्वेश्चन उठा करके देखने की कोशिश करेंगे, जिसका क्या सार्थक उपयोग हो सकता है। सबसे पहले तो यह देखने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू बोर्ड में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका क्या जवाब होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि इतिहास क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इतिहास क्या है और ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। व्हाट डू मीन बाय हिस्ट्री और हिस्टोरिकल ग्रंथ क्या है। तो यानी बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे ही इतिहास कहते हैं। और जब इसी बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से हम किसी ग्रंथ, किसी पुस्तक में संकलित करते हैं, लिखते हैं, तो वही ग्रंथ हिस्टोरिकल ग्रंथ कहा जाता है। और यही कारण है कि 6 सेंचुरी बीसी में सर्वप्रथम हेरोडोटस द्वारा हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की गई और वर्तमान यानी आधुनिक युग में जब हिस्ट्री का परिभाषा दिया गया तो उस पर हेरोडोटस द्वारा लिखी गई ग्रंथ हिस्टोरिका पूरी तरीके से खरा उतरा और जिसके कारण हेरोडोटस को इतिहास का पिता सिसरो नामक दार्शनिक ने कहा और हिस्टोरिका ग्रंथ विश्व का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ की संज्ञा से विभूषित हुआ। 6 सेंचुरी बीसी से लेकर 12वीं सदी तक भारत में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन वह ग्रंथ कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से एक पक्षीय था। परंतु कल्हण द्वारा परंतु कल्हण द्वारा राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की गई। तरंगिणी ग्रंथ की रचना की गई जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है और यह ग्रंथ इतिहास की दी गई परिभाषा पर पूरी तरीके से खरा उतरा। इसी कारण यह ग्रंथ भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ हुआ। तो आप क्वेश्चन को उस तरीके से डिफाइन करके बताने की कोशिश करेंगे तो बड़ा ही सार्थक दिशा होगा। अब दूसरा प्रश्न, इतिहास पढ़ना जरूरी क्यों है। तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को अपने पूर्व की घटनाओं को बड़े बेहतर तरीके से जानना आवश्यक होता है, क्योंकि उस घटनाओं को या उस घटनाओं को देखकर हम अपने वर्तमान की सारी नीतियों का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। और इतिहास की प्रत्येक घटनाओं में, प्रत्येक कालों में तरह तरह का विवेचन है, तरह तरह की घटनाएं घटित हुई है और उस घटनाओं का क्या सार्थक उपयोग है मनुष्य के जीवन पर, मनुष्य के सामाजिक संरचनाओं पर, मनुष्य के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर, मनुष्य के धार्मिक विचारों पर पड़ता है। और उसी विचारों के अनुकूल यदि हम
आज वर्तमान के विचारों को स्थापित करेंगे, आज वर्तमान के विचारों को देखकर रखने की कोशिश करेंगे, तो हम एक सार्थक वर्तमान को जी सकते हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो यह जवाब होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, इतिहास को पढ़ने से प्रशासन में क्या लाभ हो सकता है? तो हम यह आप देखने की कोशिश करेंगे इतिहास के अंतर्गत या इतिहास के प्रत्येक युग के अंतर्गत पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा सत्ता का बेहतर तरीके से संचालन किया जाता है। चाणक्य ने सप्तांग का सिद्धांत दिया, राजा को केंद्र में रखा, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का उल्लेख किया और मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के अंतर्गत योग्य व्यक्ति योग्य आमद की नियुक्ति का प्रावधान किया, विचार रखा। और आज वर्तमान में देखने की कोशिश करेंगे तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही हमारे मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के अंतर्गत शामिल होते हैं और सत्ता का संचालन करते हैं। तो यानी इतिहास के पक्ष को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि योग्य व्यक्ति को ही मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में नियुक्त किया जाता है और आज भी इसी तरीके के व्यक्ति को नियुक्त करके प्रशासन को बेहतर तरीके से संचालित किया जाता है और आगे भी यानी फ्यूचर में भी हम इसी तरीके की बात कर सकते हैं। तो यानी प्रत्येक काल प्रत्येक युग में सत्ता को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था थी और आज वर्तमान में भी राजनीतिक व्यवस्था है जिसके द्वारा सत्ता का संचालन किया जाता है। तो हम इतिहास के उस कालखंडों को बेहतर तरीके से अध्ययन करके आज वर्तमान के साथ उसे जोड़कर 21वीं सदी के भारत के साथ उसे जोड़कर और हम बेहतर सत्ता को संचालित किस तरीके से कर सकते हैं इसकी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। यानी इतिहास पढ़ने के दौरान हमें राजनीतिक रूप से जिस विचारधाराओं को ग्रहण करने का मौका मिलता है आज वर्तमान में उसे एक सार्थक दिशा के साथ जोड़कर और सत्ता के संचालन करने की बेहतर अवसर प्रदान कर सकते हैं। उसी तरीके से इतिहास के प्रत्येक पक्षों में सोशल स्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, रिलीजियस स्ट्रक्चर होता है, कल्चरल स्ट्रक्चर होता है और इस व्यवस्था में भी इतिहास में किस तरीके की व्यवस्था स्थापित थी उसका बड़े बेहतर तरीके से अवलोकन करते हैं और इस अवलोकन के द्वारा हम वर्तमान में किस तरीके की व्यवस्था को एक्सेप्ट किया जाए जिससे हमारा फ्यूचर हमारे देश का फ्यूचर हमारे जनमानस का फ्यूचर बड़ा ही बेहतर तरीके से स्थापित हो सके। आप देखने की कोशिश करेंगे कि सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है जिसकी व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ था के साथ साथ अन्य देशों के साथ भी था और आज वर्तमान में भी हमारे भारत का संबंध एलपीजी के अंतर्गत है और हम अपने बाजारों को आत्मनिर्भर बाजार बनाने की कोशिश करते हैं जिसके द्वारा हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बड़े बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने यहाँ के उत्पादित वस्तुओं के लिए विदेशों में भी बाजार स्थापित कर सकते हैं। तो यानी आप इस आंसर को बड़े ही सुटेबल तरीके से दे सकते हैं। यानी इतिहास के पक्ष में राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और कल्चरल व्यवस्था स्थापित है। उन व्यवस्थाओं में प्रत्येक कालों में जिस तरीके से उत्थान पतन हो रहे जिसका इम्पैक्ट उस काल की व्यवस्था पर पड़ा और उस व्यवस्थाओं को आलोक को देखते हुए आज वर्तमान के साथ जोड़कर हम एक बेहतर भविष्य की परिकल्पना को स्थापित कर सकते हैं और एक बेहतर रूप से चीज़ों को स्थापित कर सकते हैं। उसी प्रकार से अब हम सिंधु सभ्यता के अंतर्गत चलते हैं तो सिंधु सभ्यता से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को आप किस रूप में देखते हैं? तो आपको तुरंत जवाब ये होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार 3 देशों में फैला हुआ था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत वाले क्षेत्रों में था जिसकी क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था जिसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की दिशा का निर्धारण भी आप करके चुप हो सकते हैं। यहीं पर कहे गए सिंधु सभ्यता के कुछ नामों को बता दीजिए। तो सिंधु सभ्यता का एक पहला नाम तो हड़प्पा सभ्यता है, दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, तीसरा नाम
भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता। चौथा नाम कांस्यकालीन सभ्यता है, क्योंकि कांस्य नामक मिश्र धातु का प्रयोग सर्वप्रथम इस सभ्यता में किया गया था। तो तुरंत आप उसके नामों को बता सकते हैं। आगे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो तुरंत आपको बताना चाहिए या इसका जवाब होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे मुख्य कारण प्राकृतिक संसाधनों का विनाश है। नेचुरल, प्राकृतिक संसाधन का विनाश है, क्योंकि जब भी हम प्राकृतिक संसाधन का, नेचुरल रिसोर्सेज का विनाश करते हैं तो क्लाइमेट में चेंजिंग आता है, जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। आज जब भी क्लाइमेट में चेंजिंग आएगा, जलवायु में परिवर्तन आएगा, जलवायु में परिवर्तन आने से अतिवृष्टि होती है, एक्सेस रेनफॉल होगा या अनावृष्टि होगी, और जहाँ अतिवृष्टि होगी वहाँ बाढ़ आ जाएगा। अब बाढ़ आएगा तो जमीन दलदल हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी, फसल नष्ट हो जाएगा और वहाँ के लोग पलायन कर जाएंगे। जहाँ अनावृष्टि होगी वहाँ सूखा हो जाएगा, जमीन की नमी चली जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा और फिर वहाँ से भी लोग पलायन कर जाएंगे। तो यानी आपका जवाब इतना सॉलिड होना चाहिए जिससे कि आप बेहतर तरीके से कर सके। परंतु यहीं पर बोर्ड आपके समक्ष एक क्रॉस क्वेश्चन भी रख सकता है, क्या सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ नहीं हो सकता? तो आपको तुरंत उसे सहमति प्रदान करना पड़ेगा कि महोदय हो सकता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आ गए, सारे नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे, उसे जल भराव हो गया, सड़क नष्ट हो गए, जिसके कारण व्यापारिक गतिविधियां समाप्त हो गई। अब व्यापारिक गतिविधियां समाप्त होने के कारण आपके जो व्यवस्था सेकेंडरी सेक्टर पर ज्यादा निर्भर था वह धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर हो गया, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति धीरे से धीरे होने लगी और 2000 BC के बाद धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर कम होने लगा, प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ करने लगा और 1750 ईस्वी तक जाते जाते सिंधु सभ्यता ग्रामीण संस्कृति के रूप में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि कभी भी किसी भी सभ्यता का पूर्णतः पतन नहीं होता, बल्कि सभ्यता अपनी मूल विशेषताओं को समाप्त कर देती है और फिर वह पुरानी व्यवस्थाओं में लौट जाती है। तो आपके जवाब हमेशा उसी अनुकूल होना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर संतुष्ट हो जाए। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? तो कहने का मतलब यह है कि सभ्यता अमूर्त होती है, समाप्त हो चुकी होती है, और संस्कृति का जो पक्ष धीरे धीरे समाप्त हो जाए, जो विचार, जो रीति रिवाज, जो व्यवस्था धीरे धीरे व्यवहारिक जीवन से अलग होते चला जाए, उसका उपयोग जीवन में नहीं रहे, वही व्यवस्था सभ्यता कहलाती है। और संस्कृति हमेशा गतिशील होती है, यानी इसकी गति रुक जाती है, यह हमेशा गतिशील होती है, यानी अपने अंदर तरह तरह के परिवर्तन करते हैं। इसी वजह से सिंधु सभ्यता कहा जाता है, वैदिक संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि 1500 BC में जिस वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई और वह ऋग्वैदिक संस्कृति थी, वह अपने उत्थान पतन के साथ आगे विभिन्न तरीके से परिवर्तन को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रही है। जैसे ऋग्वैदिक संस्कृति, उसके बाद उत्तर वैदिक संस्कृति, उसके बाद 6 सेंचुरी BC, उसके बाद मौर्योत्तर काल, गुप्ता, हर्षवर्धन वंश और आगे राजपूत काल, और फिर विभिन्न घटनाओं के फलस्वरूप, विभिन्न सत्ता में परिवर्तन के फलस्वरूप आज वर्तमान तक चली आ रही 18वीं शताब्दी में औपनिवेशिक सत्ता की शुरुआत हो गई। और आज हम संस्कृति की इस गतिशील व्यवस्था के अंतर्गत 21वीं सदी के भारत में स्थापित हैं। और वहीं पर सिंधु सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। यहाँ वो सारे विचार धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। जो विचार सभ्यता के रूप में स्थापित हो, तो सभ्यता एक गतिशील व्यवस्था नहीं है, जबकि संस्कृति एक गतिशील व्यवस्था है। तो सभ्यता मूर्त होती है, सभ्यता मूर्त होती है
और संस्कृति अमूर्त होती है, एक चलती हुई व्यवस्था होती है। तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। अब इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आना पड़ेगा, जहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके मेंस जीएस में भी क्वेश्चन पूछेंगे। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, आप स्पष्ट करें। यह मेंस जीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप तुरंत वहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा, या इंटरव्यू के जवाब में उसी तरीके के जवाब देना पड़ेगा। या बोर्ड आपके समक्ष यह क्वेश्चन करते हैं, ऋग्वैदिक समाज 6 सेंचुरी बीसी तक आते आते किस तरीके की सामाजिक संरचनाओं में तब्दील हो गया, स्पष्ट करें। तो आपको तुरंत एक जवाब एक लाइन से 2 लाइन में देना पड़ेगा। ऋग्वैदिक काल में जिस वर्ण व्यवस्था वर्ना सिस्टम की उत्पत्ति हुई थी, जो कर्म आधारित थी, 4 वर्णों की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गया। वर्ण व्यवस्था में जटिलताएं स्थापित हो गई, गोत्र सगोत्र की उत्पत्ति हो गई और धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में अधिकार स्पष्ट होने लगे। जबकि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था, ज्ञान आधारित था, और यही उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गया। वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई, गोत्र सगोत्र की उत्पत्ति हो गई। दूसरा, स्त्रियों की दशा में परिवर्तन हुआ। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा दी जाती थी। बहुत सारे विदुषी महिलाएं लोपा घोषा मुद्रा इत्यादि ऋग्वैदिक मंत्रों के रचयिता है। उत्तर वैदिक काल में इसके शिक्षा पर प्रतिबंध लगने लगा। यहाँ पर विवाह में अनुलोम प्रतिलोम विवाह को उदाहरण मिलते हैं, जबकि विवाह पद्धति जबकि यहाँ पर आते आते 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हो गए। यहाँ पर ऋग्वैदिक स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार था, राजनीति में भाग लेती थी, परंतु यहाँ आते आते उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार और राजनीति में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। अब यह इस तरीके से आपको जवाब बड़ा सॉलिड देना पड़ेगा। वहीं पर क्वेश्चन उठता है, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, तो आपको तुरंत उसका क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा कि ऋग्वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था कबायली संरचनाओं पर आधारित थी, जिसके कारण उनका प्रमुख पेशा पशुपालन था। कृषि उनकी द्वितीय पेशा थी। यहाँ पर कृषि उनकी प्रमुख पेशा हो गई, पशुपालन उनकी द्वितीय पेशा के रूप में स्थापित हो गया। ऋग्वैदिक काल में उद्योग के रूप में कर्मकार, चमड़ा उद्योग और अन्य उद्योग प्रमुख रूप से प्रचलित है, परंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के कारण उद्योग जगत के में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया, जिसके कारण कृषि में उन्नति हुई, यह आप कह सकते हैं। अब यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि ऋग्वैदिक जनपद, महाजनपद और आज वर्तमान देश, क्या इनके बीच कुछ सिमिलरिटी है? तो आप तुरंत इस चीजों को भांपने की कोशिश करेंगे और आपका नॉलेज बड़ा शार्प होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बड़े ही बेहतर तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। ऋग्वैदिक काल में जन की उत्पत्ति हुई, कबायली संरचना, सत्ता को संचालित करने के लिए कबायली संरचना के रूप में जन की उत्पत्ति हुई और कबीले के प्रमुख को शासक चुना गया, परंतु यह भी स्वतंत्र और संप्रभु था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते दो जन मिलकर के जनपद का निर्माण हो गए।
यानी यहाँ पर सत्ता कबायली संरचनाओं से उठकर धीरे धीरे समूह के रूप में परिवर्तित होने लगी और फिर यही यहाँ भी सत्ता स्वतंत्र और संप्रभु था। फिर यही दो जन मिलकर के महाजनपद की उत्पत्ति किए और 6 सेंचुरी बीसी में 16 महाजनपद थे। अंततः मगध साम्राज्य सफल रहा और यह भी स्वतंत्र और संप्रभु था। और जिस तरीके से आज भारत देश अपने संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्र और संप्रभु है, यानी किसी देश के निर्माण के लिए जो 4 तत्व होते हैं, राज्य क्षेत्र होता है, उसकी आबादी होती है, उसके अंदर प्रशासनिक व्यवस्था होता है और इस सारे को संप्रभुता प्राप्त होती है। तो इसको भी वही था, इसको भी वही था, इसको भी वही था, इसको भी वही था। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो लगभग 62-63 रियासत थे। आज भारत देश के अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है, परंतु 28 राज्य और 8 केंद्र शासित से स्वतंत्र नहीं है, संप्रभु नहीं है, बल्कि भारत देश के अंग है। तो आपको इस तरीके से जवाब देकर बोर्ड को संतुष्ट करना पड़ेगा, जिससे बोर्ड संतुष्ट हो जाए कि आपका जो नॉलेज है एक कोऑर्डिनेशन के साथ है। एक छोटा देश भी जो अपने सत्ता के संबंध में स्वतंत्र है, उसका क्षेत्रफल है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है और उसकी सत्ता को संचालित करने के लिए किसी बाहरी हस्तक्षेप उसके ऊपर आच्छादित नहीं है, तो वह देश भी स्वतंत्र है। वेटिकन सिटी जहाँ पोप की सत्ता है वह पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जबकि उसकी क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत ही कम है। यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रफल के बराबर है, परंतु वह देश स्वतंत्र संप्रभु है, बाहरी हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं है, वहाँ सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। तो उसी तरीके से इतिहास के पक्ष को भी देखकर आपको जवाब को बड़े ही बेहतर तरीके से देना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। 6 सेंचुरी बीसी आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया है 6 सेंचुरी बीसी में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। ये पूछा जा सकता है कि 6 सेंचुरी बीसी में राजनीतिक परिवर्तन किस तरीके से होता है, या 6 सेंचुरी बीसी में सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से होता है, या 6 सेंचुरी बीसी में आर्थिक परिवर्तन किस तरीके से होता है, या 6 सेंचुरी बीसी में धार्मिक परिवर्तन किस तरीके से होता है। क्वेश्चन जिस तरीके से हो आपको बड़े ही सॉलिड जवाब देना पड़ेगा। 6 सेंचुरी बीसी में सर्वप्रथम राजनीतिक परिवर्तन के रूप में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है, जिसकी सत्ता राजतंत्र के द्वारा संचालित होती है, परंतु उस समय सत्ता के 2 क्षेत्र गणतंत्र के रूप में संचालित होते थे। यानी 6 सेंचुरी बीसी में राजनीतिक सत्ता के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में 16 महाजनपद की उत्पत्ति दिखाई देती है, जिसमें की सत्ता में 14 में राजतंत्र का अस्तित्व आता है और 2 में गणतंत्र का अस्तित्व आता है। और यही 2 गणतंत्र हैं जो मल्ल और वज्जी संघ है। यही वज्जी संघ विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना यहीं पर की जाती है और यह वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था, जिसके अंतर्गत लिच्छवी, विदेह, कुंडग्राम और इत्यादि सम्मिलित थे और यह वैशाली और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। यह मल्ल गणराज्य था। इन 14 राज्यों में आज वर्तमान के 2 गंधार और कम्बोज पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है। 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, 1 मध्य प्रदेश में थे, 1 राजस्थान में था और 2 बिहार में था। बिहार में मगध और अंग था। तो यानी आपको जवाब को बड़े ही क्लियर तरीके से प्रस्तुत करना पड़ेगा। बड़े ही क्लियर तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सार्थक होगा। उसी तरीके से सामाजिक व्यवस्था के रूप में उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था की जटिलताएं स्थापित थी, स्त्रियों की दशा दयनीय हुई थी, उस दशा में परिवर्तन होने लगा और वर्ण व्यवस्थाओं की जटिलता
धीरे धीरे सुधार की तरफ अग्रसर हो गए और वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे वह 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते द्वितीय स्थान पर स्थापित हो गए और क्षत्रिय पहले स्थान पर स्थापित हुए। वैश्य की स्थिति में सुधार हुआ, शूद्रों को भी कृषि करने के अवसर मिल गए। आर्थिक क्रांति के रूप में कृषि के अधिशेष उत्पादन ने व्यापार को प्रोत्साहित किया और 6th सेंचुरी बीसी में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो गई। और धार्मिक क्रांति के रूप में बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मण धर्म कमजोर हुआ और धीरे धीरे 6th सेंचुरी बीसी से लेकर के मरणोत्तर काल तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म समाज के बीच आच्छादित होते हुए चले गए। तो आपको जवाब को इसी तरीके से देना पड़ेगा कि 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते राजनीतिक रूप से जहाँ 16 महाजनपद की उत्पत्ति होती है, सामाजिक रूप से वर्ण व्यवस्थाओं की जटिलता है, उसके क्रम में परिवर्तन होता है। ब्राह्मण द्वितीय स्थान पर आ जाते हैं, क्षत्रिय पहले स्थान पर आ जाते हैं और वैश्य की स्थिति में सुधार होता है, शूद्रों को भी कृषि करने का अधिकार मिल जाता है। आर्थिक रूप से द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है और धार्मिक रूप से बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। तो यहीं पर आपको उस जवाब को उसी तरीके से देने की कोशिश करेंगे तब जाकर के होगा। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता आज वर्तमान में किस रूप में देखते हैं। अब आपको बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता को दो रूप देखना पड़ेगा। एक बौद्ध संघ के विचार है और एक बौद्ध दर्शन है। तो बौद्ध संघ के विचार मध्यम मार्ग थे और मध्यम मार्ग के द्वारा वह सभी धर्मों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की इजाजत दे दी, जिसके कारण बौद्ध धर्म ज्यादा लोकप्रिय हुआ। और उस समय जनमानस में जो भाषा पाली जन समान की बोली जाने वाली भाषा थी, गौतम बुद्ध ने उसी में प्रचार किया। और आज आप देखने की कोशिश करेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स जब सत्ता को बेहतर तरीके से संचालित करने की कोशिश करता है तो वो मध्यम मार्ग को ही अपनाता है, क्योंकि मध्यम मार्ग के द्वारा संविधान की रक्षा आसानी से की जाती है और मध्यम मार्ग को अपनाकर वो एक स्मार्ट गवर्नेंस को बड़ा ही बेहतर तरीके से जनता के बीच स्थापित कर सकता है। SMART यानी सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंसी के साथ वह सत्ता को स्थापित कर सकता है। यानी मध्यम मार्ग के द्वारा वो एक स्मार्ट गवर्नेंस को बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित कर सकता है। वही बौद्ध दर्शन के चार आर्य सत्य का केंद्र ही दुख है। आज मनुष्य भी उन्हीं चार आर्य सत्यों के कारण दुखी है और इस आर्य सत्य के निराकरण के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था। यानी 8 विचार दिए थे, जो विचार यदि आप अपने जेहन में या एक ब्यूरोक्रेट्स अपने विचारों में स्थापित कर लेता है तो वह एक बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स बन सकता है। तो आप उस क्वेश्चन को बड़े ही लॉजिकली ढंग से, बड़े ही बेहतर ढंग से दे सकते हैं और दे करके आप एक बेहतर प्रशासनिक पर्सनालिटी बोर्ड के समक्ष रख सकते हैं। यहीं पर हम देखने की कोशिश करते हैं। अब जैन धर्म के विषय में कुछ पूछा जा सकता है। जैन धर्म के विषय में कुछ पूछा जा सकता है तो आपके कुछ जैन धर्म की अहिंसा नीति गांधी जी ने कितने सार्थक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उपयोग किया। तो यानी जैन धर्म को गांधी जी के विचारधाराओं से जोड़ करके आपको समक्ष क्वेश्चन रख दिया गया और आपका जवाब क्या होना चाहिए। 6th सेंचुरी बीसी में जैन धर्म ने जिस अहिंसा को प्रसार दिया उस समयानुकूल था और उसी अहिंसा को गांधी जी ने एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, क्योंकि तत्कालिक परिस्थितियां अलग थी और तत्कालिक परिस्थितियों के अनुकूल उन्होंने इसका प्रसार दिया। और वही अहिंसा गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
3 विचारधाराओं में स्थापित होगी। स्टेप 1 1919 से 1930 अहिंसा की दूसरी अहिंसा को बेहतर तरीके से स्थापित किए। 1930 से 1942 उन्होंने अहिंसा को एक सरल तरीके से स्थापित किया और वही 1942 के बाद उसी अहिंसा को उन्होंने छोड़कर थोड़ा सा हिंसा का सहारा ले लिया, क्योंकि वो समयानुकूल थे। और गांधी जी ने उस जैन धर्म की अहिंसा नीति को समयानुकूल स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में ज्यादा सार्थक दिशा स्थापित की। यानी कहने का मतलब है कि उस जैन धर्म की अहिंसा नीति को गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन की अहिंसा नीति से किस तरीके से आप एक जोड़ सकते हैं जिससे आपको ब्यूरोक्रेटिक पर्सनालिटी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो। अब उसको बातों के द्वारा नहीं, लॉजिकली आपको स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि जब गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन प्रवेश हुआ 1919 में, उन्होंने 1919 से लेकर 1930 इसमें अहिंसा को इस वजह से ज़्यादा प्रेशर दिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस औपनिवेशिक सत्ता से हमारा संघर्ष था, उनके बीच सशक्त सेना थी, वह शस्त्र से सुसज्जित थी, परंतु भारतीयों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था और स्वतंत्रता आंदोलन जन जन के बीच स्थापित नहीं था। यदि यह संघर्ष टकराव की स्थिति में तब्दील होता तो स्वतंत्रता आंदोलन पीछे हट जाता। तो उन्होंने एक विचार के द्वारा उस अहिंसा की नीति को प्रबलता के साथ लागू किया, लेकिन वही जब स्वतंत्रता आंदोलन जनता के बीच फैलते चला गया तो उसको उन्होंने थोड़ा कम अहिंसा को कम प्रेशर देकर थोड़ी सी हिंसा हुई, तब भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को बैक नहीं होने दिया। तो वह उनकी नीतियों का प्रतिफल था। तो आपको उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने ब्यूरोक्रेटिक नेचर को उनके समक्ष रख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल में किस प्रकार के राजनीतिक परिवेश आप दिखाई देते हैं? आपको यह राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से आपको देखना पड़ेगा। सिल्क रूट किसे कहते हैं इसके विषय में जानना पड़ेगा। सिल्क रूट कितना सार्थक तरीके से स्थापित है इसे देखना पड़ेगा। उसी तरीके से जब गुप्त काल में चलते हैं तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहना कितना सार्थक होगा। तो आपको लॉजिकली अप्रूव करना पड़ेगा कि किसी भी व्यवस्था को, किसी भी काल को हम स्वर्ण युग क्यों कहें। क्या वह व्यवस्था पूर्व काल या बाद के कालों के लिए या वर्तमान के लिए बहुत ही लाभ प्रदान करता है या नहीं करता है। तो हम यह देखने की कोशिश करते कि राजनीतिक रूप से मौर्य सम्राट गुप्तों से ज़्यादा सशक्त था, ज़्यादा बृहद क्षेत्रों में फैला हुआ था। सामाजिक रूप से भी वह ज़्यादा बेहतर था, आर्थिक रूप से भी बेहतर था। इसी वजह से गुप्त काल को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हम स्वर्ण युग नहीं कहते, परंतु धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म, जैन धर्म का धीरे धीरे ह्रास हुआ और सनातन धर्म, हिंदू धर्म की प्रबलता इस काल में ज्यादा दिखाई देने लगी। षष्ठ दर्शन की उत्पत्ति हुई, महाभारत रामायण को अंतिम रूप से संकलन हुआ, विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथों को स्थापित किया गया, जिसकी वर्तमान प्रासंगिकता बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित है। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए गए। आर्यभट्ट ने विशेष रूप से खगोलीय दृष्टिकोण में विशेष रूप से प्रयोग किया। वहीं पर शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसकी वर्तमान प्रासंगिकता बड़ी ही बेहतर है। यानी हम दार्शनिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में जो भी मंदिरों की उत्पत्ति हुई, आज हिंदू धर्म में उसकी प्रबलता के साथ स्थापित किया गया है। तो यानी दार्शनिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र और स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसे हम स्वर्ण युग कह सकते हैं, क्योंकि गुप्त काल में जो भी व्यवस्था स्थापित हुई वह व्यवस्था वर्तमान के लिए बड़े ही प्रासंगिक है। गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट रहते थे और आर्यभट्ट के नाम पर ही भारत का प्रथम उपग्रह 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। यानी वह उनकी खोज को वर्तमान के साथ जोड़कर उनके नाम की प्रासंगिकता को स्थापित किया गया। तो यानी गुप्त काल की जो व्यवस्था आज वर्तमान के लिए प्रासंगिक है, उस काल में उसे स्वर्ण युग कहा जाए तो उचित होगा। आप डीटो मत दीजिए कि नहीं है ही, कहिए कि यदि उस व्यवस्था को की वर्तमान प्रासंगिकता आज वर्तमान के लिए बेहतर है तो आप उसे
उसे शॉर्ट जो कहते हैं तो अच्छा होगा, कह करके आप अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। यानी लॉजिकली एक ब्यूरोक्रेटिक नेचर के द्वारा आप लॉजिक के द्वारा उस क्वेश्चन को रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजपूत काल। राजपूत काल के अंतर्गत जजमानी व्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं? क्वेश्चन पूछा हुआ। अब आपको समझना पड़ेगा कि जजमानी व्यवस्था क्या है। जजमानी व्यवस्था का मतलब ही होता है एक आत्मनिर्भर व्यवस्था जो गांवों के स्तर पर आत्मनिर्भर थी और सारे लोग अपने आर्थिक संसाधनों को उसी पर निर्भर होकर के संचालित करते थे। यानी एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग की प्रमुख रूप से अस्तित्व था, वह वर्ग के अंतर्गत अर्थोपार्जन में जहां पर एक वर्ग था, अर्थोपार्जन यानी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सारी व्यवस्था कृषि पर आधारित थी, कृषि पर आधारित। और इस व्यवस्था से ही उत्पादन होता था और इस उत्पादन को करने के लिए जो कथा, यज्ञ, धार्मिक क्रियाओं, दार्शनिक विचारों को स्थापित करने वाले लोग थे वो भी जुड़े हुए थे। यहाँ से उनको कुछ मिल जाता था। जो कृषि करने के लिए जो हल बैल फाल का उपयोग करता था उससे जो जुड़े हुए थे यहाँ से उनको कुछ मिल जाता था। जो तीसरा वर्ग जुड़ा हुआ था, चौथा वर्ग जुड़ा हुआ था, यहीं से इनको इनकी भी आर्थिक क्रियाएं चलती थी, इनकी भी आर्थिक क्रियाएं चलती थी। मतलब कृषि जन एक व्यवस्था जिस व्यवस्था पर विभिन्न सारे लोग निर्भर हैं, उत्पादन एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित था और इनके सहयोग करने वाले विभिन्न वर्ग थे, जिसके कारण हमारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सारी व्यवस्थाएं संचालित हो जाती थी। और वह व्यवस्था बाहरी व्यवस्था के ऊपर निर्भर नहीं था। यानी आपके घर में कथा कहने हैं तो पंडित जी आकर के कथा कह देंगे और उसके बदले में आप उन्हें कुछ दान दक्षिणा दे देंगे। आपके हल के फाल को ठीक करना है तो लोहार महोदय उसे ठीक कर देंगे और उनके बदले में आप कुछ दे देंगे। इसी तरीके की व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहा गया। यानी उत्पादन की एक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थाओं का एक केंद्र जो कृषि आधारित थी और उसी व्यवस्थाओं के सहयोग से वो पूरे गांव के लोगों को संचालित होती थी और उनके जीविकापार्जन होते थे। उसी व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहा गया। तो कहने का मतलब है कि उस व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? इस वजह से कि सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था में बड़ा सामंत केंद्र में था। इससे अलग अलग सामंत जुड़े हुए थे, इनकी भौगोलिक सीमाओं थे, इससे छोटे छोटे सामंत जुड़े हुए थे। परंतु यहाँ से जब सामंत का कोई वस्तु, कोई गुड्स यहाँ जाता था तो यहाँ टैक्स लगता था, फिर यहाँ से जब यहाँ जाता था तो टैक्स लगता था। यहाँ से गांव तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता था, उस वस्तु का मूल्य ज़्यादा बढ़ जाता था, जिससे वो गांव के किसान, गांव के लोग उसे नहीं खरीद पाते थे। इसी कारण धीरे धीरे इस काल में, राजपूत काल में, जजमानी व्यवस्था की शुरुआत की गई और एक आत्मनिर्भर गांव की परंपरा की शुरुआत हुई। आज भी देखते हो कि बार बार हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ अग्रसर होने की बात की जाती है। यानी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें अपने उत्पादन को उस स्तर पर स्थापित करना पड़ेगा। हमारे क्षेत्रों को बाहर से कच्चे मालों को आयात करना पड़ेगा। कच्चे मालों को आयात करके हम यहाँ उत्पादन कर सकते हैं, अपने बाजारों को आच्छादित कर सकते हैं। विदेशी वस्तुओं को अपने बाजारों से हटाकर अपनी वस्तुओं को हम दूसरे के बाजारों में, दूसरे देश के बाजारों में आच्छादित कर सकते हैं और धीरे धीरे हम एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और यह राज्य स्तर पर भी हो सकता है, देश स्तर पर भी हो सकता है। तो जिस तरीके से व्यवस्थाएं का डिमांड आज किया जा रहा है, उसी तरीके की व्यवस्था राजपूत काल में था। हेलो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री पर बात करेंगे। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन ले करके हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के
जिसके अंतर्गत सल्तनत काल, मुगल काल, भक्ति आंदोलन, साउथ इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से एक वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर बात करेंगे, उसी तरीके से एक वीडियो में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पर बात करेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत कुछ बातें आईआर के साथ जोड़ करके, करंट अफेयर के साथ जोड़ करके की जाएगी, जिससे आपके करंट अफेयर के भी बहुत कुछ तथ्य क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।